अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस आप लोगों के सॉल्व हो चुके हैं। मैंने आपको अस्सलाम वालेकुम बच्चों उम्मीद है कि आप लोग हैरियत से होंगे। बच्चों चैप्टर नंबर 6 के जितने भी टॉपिक्स हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड थे वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, हमने पिछले लेक्चर्स में वो कवर अप कर लिए। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के इंक्लूडेड थे स्मार्ट सिलेबस में उनके भी रिटर्न आंसर्स मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर कर दिए। नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिकल्स जैसे आप लोग सबसे मैं पूछ चुकी हूँ, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 हम अभी नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 7 और 5 में कुछ चीज़ें कॉमन है, तो हम जब चैप्टर नंबर 5 करेंगे तो उसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे। और अल्लाह करे आपकी कैंपस जल्दी ओपन हो जाए तो वो हम कोशिश करेंगे कि उस टाइम में कवर करें। अच्छा बच्चों, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8। वेव्स इस चैप्टर का नाम है। इसमें हमारा जो आज का टॉपिक इंक्लूडेड है दैट इज़ पीरियोडिक वेव्स। बच्चों वेव्स की अगर मैं जनरल आपसे बात करूं तो आपको पता है कि वेव्स क्या होती है। जैसे ही किसी मीडियम के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर कोई डिस्टर्बेंस इंट्रोड्यूस होती है तो उसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट हमारे सिस्टम के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, वेव्स प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल, बहुत कॉमन सी एग्जांपल है कि अगर हम कोई पानी वाला बर्तन पड़ा हुआ है या पानी किसी नदी में है, दरिया में है या किसी खुली जगह पे है, आप उसके अंदर पत्थर मारते हो तो उसके अंदर रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो हो क्या रहा होता है कि आप अपने उस बॉडी के अंदर, उस सिस्टम के अंदर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो और एज अ रिजल्ट वो जो सिस्टम रिएक्ट करता है, जो रिएक्शन देता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स देता है। अब वेव्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अभी हम जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है उसमें आपके स्टार्ट हो रहा है टॉपिक नंबर 8.2 से, यानी पीरियोडिक वेव्स से। तो पीरियोडिक वेव्स की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक का मतलब है वो चीज़ जो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिपीट हो रही है, अपने रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर रिपीट हो रही है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पीरियोडिक है। मींस कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद कोई भी चीज़ है वो अपने आप को रिपीट कर रही है। तो अगर इसकी डेफिनेशन आप देखो, डेफिनेशन तो आप वर्ड टू वर्ड आप बुक से देख के लिखोगे, लेकिन जर्नल मैंने आपको इसका शॉर्ट सा डेफिनेशन मैंने इसकी लिखी है, दैट रेपिटेशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, यानी एक इंटरवल के बाद आपकी वेव दोबारा रिपीट हो रही है, फिर किसी एक इंटरवल, टाइम इंटरवल के बाद दोबारा वेव रिपीट हो रही है। तो वो तो जो कंटिन्यूस एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी वेव्स रेगुलर और सिस्टमैटिक वे में या रिदमिक वे में मूव कर रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उन वेव्स को हम बच्चों क्या कहते हैं, पीरियोडिक वेव्स। अब पीरियोडिक वेव्स में हमारे पास जो वेव्स जनरेट होती हैं वो सारी की सारी वेव्स जितनी भी हैं उनको अकर करने के लिए जो टाइम चाहिए एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, वो टाइम पीरियड हमारे पास सेम होता है। वेव्स का आप लोगों को टाइम पीरियड पता होगा, टाइम किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है। वेल इन चीज़ों की डेफिनेशंस बच्चों मैंने आगे लिख भी दी है, मैं मज़ीद आप लोगों को अभी एक्सप्लेन भी कर दूँगी ताकि आपका प्रीवियस नॉलेज भी रिकॉल हो जाए। तो चलिए अगर हम जनरल बात करते हैं तो हम बात ही कर रहे हैं कि हमारे पीरियोडिक वेव्स में जो हमारी जितनी भी वाइब्रेशंस है, जितनी भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको अकर करने के लिए या उनको प्रोड्यूस होने के लिए, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम टेकन होता है वो हमारे पास सेम होता है पीरियोडिक वेव्स में। और अगर हमारा टाइम सेम है तो इट मीन्स कि एक टाइम के अंदर जितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी कॉन्स्टेंट रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, उसका एम्पलीट्यूड भी फिक्स होगा और टाइम भी फिक्स होगा। पीरियोडिक वेव को समझने के लिए बच्चों बहुत कॉमन सी एग्जांपल है मैस स्प्रिंग सिस्टम। जैसे आप यहाँ पे देखो कि आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच्ड है, यानी ये मैस आपका अभी फ़िलहाल रेस्ट पोजीशन यानी ओ पे प्लेस है। जैसे ही आप इसको खींचते हो या इसके अंदर मैस को आप पकड़ के खींचते हो अपने स्प्रिंग को, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, आपके इसके सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होंगी, यानी उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो मैस आपकी ये बॉडी इस पॉइंट ओ के बजाय डिस्प्लेस होकर बी पे आएगी, फिर ए पे जाएगी, फिर ए से बी पे आएगी, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो इस टाइप ऑफ वेव्स को हम क्या कहते हैं, हमारी कौन सी वेव्स है, दीज आर और पीरियोडिक वेव्स। अब अगर फर्दर हम वेव्स की बात करें तो वेव के अंदर कुछ फिनोमिनास होते हैं जो बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। तो अभी हम उनकी डेफिनेशंस को अगर देखें तो सबसे पहले है हमारे पास एम्पलीट्यूड, फिर है क्रस्ट, फिर है ट्रफ, फिर वेवलेंथ हम देखेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम टेकन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम स्टडी करते हैं। तो बच्चों ये एग्जाम्पल कंसीडर करो कि कोई भी सिस्टम है उसके अंदर आपकी अगर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये एक पूरी वेव की मैंने एग्जाम्पल दी।
मैंने एक पूरी वेव को यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये जो ऑरेंज लाइन है बच्चों, ये आपको क्या बता रही है, ये आपकी मीन लाइन है, मतलब मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो ये जो ऊपर इसका एक कर्व बन रहा है, एक पूरी वेव बन रही है, तो रेड एरो से मैंने रिप्रेजेंट किया है, दैट इज ए क्या है, आपकी वेव का एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड किसके इक्वल होता है, उस मैक्सिमम डिस्टेंस के इक्वल होता है बच्चों, जितना बॉडी अपने मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेस करती है। यानी इस जो सेंटर में ऑरेंज कलर की लाइन लगी हुई है, इससे लेके आपकी जो वेव है वो कितना ऊपर जा सकती है या कितना नीचे को आ सकती है। देखो बच्चों, मैंने दोनों जगह पे इसका ए दिखा हुआ है, ऊपर वाली साइड पे भी और जो मीन से नीचे वाला पोर्शन है उसके ऊपर भी मैंने ए लिखा है। मीन्स कि देखो, एक उसकी मीन पोजीशन से डिस्टेंस, एक नीचे एक्सट्रीम पोजीशन उसकी नीचे वाली साइड पे और एक ऊपर वाली साइड पे। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन। यानी सेंटर लाइन से लेके आपकी बॉडी कितने लेवल तक अपने आप को डिस्टर्ब कर रही है, उसके अंदर कितना ज़्यादा चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड। उसके बाद बच्चों, अगर हम क्रस्ट की डेफिनेशन देखें, तो क्रस्ट हमारे पास वेव के अंदर वो वाले पॉइंट्स होते हैं, वो वाला रीजन होता है जिसमें हमारे वेव का वो वाला पोर्शन होता है जो हमारी मीन लाइन से ऊपर की तरफ होता है। तो क्रस्ट की डेफिनेशन भी मैंने लिख दी है, द पोर्शन ऑफ वेव दैट इज अबव द मीन लाइन। यानी मीन लाइन से ऊपर जितना भी पोर्शन होगा वेव का, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। और सिमिलरली मीन लाइन से जितना भी पोर्शन नीचे की डायरेक्शन में होगा उसको हम ट्रफ कहते हैं। इसकी भी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो तीन चीज़ें हमने पढ़ी, पहले हमने देखा एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या होता है, उसके बाद हमने देखा क्रस्ट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा ट्रफ क्या होता है, और अभी हम बात करते हैं कि वेव लेंथ क्या होती है। वेव लेंथ क्या होती है बच्चों, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव ट्रफ्स और क्रस्ट। यानी आपकी वेव के अंदर जो एक डिस्टेंस होगा क्रस्ट और ट्रफ के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, वो उसका क्या है, वेवलेंथ। यानी यहाँ से अगर आप देखो, तो अगर मैं पॉइंट ओ यहाँ सेंटर से स्टार्ट करूँ, यहाँ ये पूरी वेव जो मेरी स्टार्ट होके यहाँ इस पॉइंट तक रुकी, यहाँ पे जो एरो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पूरी उसकी वेवलेंथ को डिनोट कर रहा है। या दूसरा आप कंसीडर कर लो कि आप अगर इस वेव के सेंटर से स्टार्ट कर रहे हो, ये जहाँ पे ए लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ से लेके अगर आप जा रहे हो तो यहाँ तक जो सेकंड एरो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ए के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज नोन एज इट्स वेवलेंथ। यानी मैक्सिमम डिस्टेंस जो दो क्रस्ट के दरमियान हो या दो ट्रफ के दरमियान हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज योर वेवलेंथ। अब वेवलेंथ बच्चों, किसी भी कोई भी वेव है, अगर हम पीरियोडिक वेव्स की बात करें तो उसकी स्पीड को हम फाउंड कैसे करते हैं। स्पीड को उसकी फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो वेव की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और दूसरा होनी चाहिए उसकी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हमें पता चल गया, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ। दो इकट्ठे क्रस्ट या दो इकट्ठे ट्रफ्स के दरमियान का आपस का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। यानी हम कहते हैं कि ये हमारी वेव इतनी बड़ी है या इतनी लंबी है, उसको वेवलेंथ कहते हैं बच्चों। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड के अंदर या एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर आपकी बॉडी के अंदर से कितनी ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, कितनी ज़्यादा वेव्स पास ऑन हो रही है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मैंने लिख दिया, दैट इज एफ इज इक्वल टू 1/t। कितनी वेव्स प्रोड्यूस होंगी एक टाइम इंटरवल के अंदर। और स्पीड कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। आपको फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए और दूसरी आपको पता होनी चाहिए बॉडी की वेवलेंथ पता होनी चाहिए। तो आपके पास फाइनल जो रिलेशन बचेगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो आपके पास v किसके इक्वल बच रहा है बच्चों, दैट इज लेमडा डिवाइडेड बाय t। ये ऊपर मैंने लिख दिया। अब इसमें लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, और t क्या है, टाइम टेकन है। यानी टाइम किसके इक्वल है बच्चों, टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको कितनी ज़्यादा टाइम की वैल्यू चाहिए, दैट इज डिनोटेड बाय टाइम टेकन। अब बच्चों अगर हम बात करें, ये तो थी हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जिनकी डेफिनेशन हमने देख ली। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई वेव है वो प्रोड्यूस हुई है, तो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के ऊपर उसका डिस्टेंस कितना होगा, उसके बाद उसके अंदर जो लेमडा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, या जो फेस की वैल्यूज़ होंगी वो कितनी होगी, तो उस चीज़ को फर्दर हम स्टडी कर लेते हैं। कंसीडर करो बच्चों, ये आपके पास एक वेव है। अब ये वेव स्टार्ट हो रही है पॉइंट ओ से, ए पे गई, फिर बी में से क्रॉस हुई, सी पे गई, डी में से क्रॉस हुई, ई पे गई, जी पे गई, और ये सो ऑन मूव कर रही है। तो अब अगर हम बात करें कि टाइम की, तो टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन का क्या मतलब है
कि ये पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रही है बच्चों, ए तक पहुंची, बी में से पास हुई, सी में से पहुंची और डी तक रुकी। ये इस आपकी वेव का एक कंप्लीट टाइम इंटरवल के अंदर ये एक पूरी वेव गुजरी है, जिसके अंदर एक क्रस्ट भी आया और एक ट्रफ भी आया। तो आपका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन, वो वन वाइब्रेशन कितना है बच्चों, यहाँ जीरो से लेके पॉइंट डी तक। यहाँ पे देखो मैंने ऑरेंज कलर के मार्कर के साथ यहाँ पे टी मेंशन किया, मीन्स कि जीरो से लेके टी तक आपका पूरा टाइम इंटरवल आ रहा है। अब अगर हम इसको दो पीसेस में डिवाइड करें तो देखो बी पॉइंट के ऊपर आके आपकी वेव आधी हो रही है, यहाँ से नज़र भी आपको आ रहा है कि हाफ पोर्शन इसका क्रस्ट पे है और हाफ पोर्शन इसका ट्रफ पे है। तो बी पॉइंट पे आके आपका टाइम कितना हो रहा है, t/2। मजीद अगर ओ और बी के दरमियान में मैं देखूँ तो मेरे पास एक और पॉइंट ए भी तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ और बी यानी जीरो से लेके t/2 तक का जो डिस्टेंस है उसके अंदर मजीद कोई सब डिवीजन हो रही है। मीन्स कि मजीद अगर मैं इस टाइम को डिवाइड करूँ तो मेरे पास ए के ऊपर टाइम की वैल्यू क्या बचेगी, t/4। ये बिल्कुल ऐसे ही है बच्चों जैसे घड़ी में आपके पास कितने डिजिट से 1 से लेके 12 तक है। तो अगर आप इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, पहला पोर्शन 3 पे ख़त्म हो रहा है, अगला 6 पे जा रहा है, उससे अगला 9 पे जा रहा है और उससे अगला 12 पे जा रहा है। तो यहाँ पे भी यही है कि 0 से लेके टी तक तो आपका टोटल टाइम इंटरवल है, लेकिन अब आप उसको हाफ में कर रहे हो तो t/2 आ रहा है और दूसरा हाफ आपके पास क्या आ रहा है, उसका मजीद हाफ क्या आ रहा है, t/4 आ रहा है। सिमिलरली अगर आप बी से डी के दरमियान में जो मिड पॉइंट है वो देखो आपके पास क्या है बच्चों, सी है। सी के ऊपर इस टाइम इंटरवल के ऊपर ये जो डॉट मैंने मेंशन किया है इसके ऊपर आपके टाइम की वैल्यू क्या आ रही है, 3t/4। 3t/4 कैसे आ रही है, एक तो यहाँ सी तक पहुंचने के लिए आपके टाइम की कितनी साइकिल्स आई हैं, एक तो आया आपका ओ टू बी पूरा t/2 आ गया, t/2 मैंने लिख दिया। दूसरा बी से सी आपका कौन सा साइकिल इन्वॉल्व है, t/4। तो इन दोनों को जब मैं आपस में ऐड करूंगी तो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा कि मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर टाइम इंटरवल की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3t/4। उसके बाद ये टी चला गया, टी के बाद ये फर्दर डिवाइड होता जाएगा। तो बताने का मतलब ये है कि हर पॉइंट के ऊपर, वेव के हर पॉइंट के ऊपर आपके टाइम की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, चेंज हो रही है। ये नहीं है कि एज इट इज़ आप कहो कि 0 से ए तक भी आपका टी है, ए से बी तक भी आपका टी है, बी से सी भी टी है। नो, टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन। तो वन वाइब्रेशन आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है और आपके पॉइंट डी तक जा रही है, जिसमें आपका एक क्रस्ट इंक्लूड है और दूसरा आपका एक ट्रफ इंक्लूड है। अब अगर हम मज़ीद बच्चों इसको देखें तो इसमें एक और चीज़ है कि जितने भी आपके पॉइंट्स वेव के ऊपर हैं या नीचे हैं, एग्जैक्ट जो मिड पॉइंट्स हैं, क्रस्ट का मिड पॉइंट ले लो या आप ट्रफ का मिड पॉइंट ले लो, तो आप देखो बच्चों उसके ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो सबकी ऑलमोस्ट सेम है, नंबर का डिफरेंस है। इसी तरह पॉइंट बी के ऊपर, पॉइंट डी के ऊपर, पॉइंट एफ के ऊपर या सो ऑन जो आपके मीन लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स की वैल्यू आ रही है वो भी सेम है, पाई पाई में आ रही है, लेकिन नंबर किसका आ रहा है, डिफरेंस किसका आ रहा है, नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो अब ये चीज़ें क्या होती हैं, अब ये है बच्चों देखो कि ये जो 0 है, फिर पाई है, फिर 2 पाई है, फिर पॉइंट एफ के ऊपर 3 पाई हो जाएगा। ये जो सारे हैं बच्चों ये हैं एक फेस के अंदर। इसी तरह जो आपका पॉइंट ए है, पॉइंट सी है, पॉइंट ई है, पॉइंट जी है और सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ये बच्चों आपके पास एक अलग फेस में, इसके अंदर फेस का डिफरेंस आता है। अच्छा, अब फेस का डिफरेंस क्या है ये, और फेस लीड क्या होता है, फेस लैग क्या होता है, ये हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपने इन दोनों चीज़ों की डेप्थ में नहीं जाना, ये फर्दर हमारा आगे एक पूरा टॉपिक है, हम उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि देखो हमारे पास क्या होता है बच्चों, अगर आप ये 0 to B कंसीडर करो तो यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये आपके पास कितना एंगल बन रहा है, ऑलमोस्ट 180 बन रहा है, ऑलमोस्ट नहीं 180 रहा है। तो ये पूरा जो आपका एक साइकिल है वो किसके इक्वल हो गया, पाई के इक्वल, यानी 180 के इक्वल हो गया। तो डेफिनेटली आपका जो पॉइंट ए है, जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट है पॉइंट ओ और पॉइंट बी में, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, पाई/2 के इक्वल आ जाएगा, यानी 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप आगे मूव करोगे पाई से लेके सी तक, यानी बी पॉइंट से लेके पॉइंट सी तक मूव करोगे, तो वहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा,
कि आपने कितना डिस्टेंस मूव किया। एक तो आपने ट्रैवल किया पाई डिस्टेंस, उसके बाद पाई का हाफ भी आपने ट्रैवल किया। तो आपके पास एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सी पॉइंट के ऊपर आपकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3π/2। सिमिलरली आप जब डी तक पहुंचोगे तो आपके पास कितने पाइज हो जाएंगे, 2π। एक पाई हो गया आपका 0 to b, दूसरा पाई हो गया आपका b to d। उससे मत फर्दर आप ऐसे मूव करते जाओगे तो सो ऑन एंड सो फोर्थ आपके हर पॉइंट के ऊपर आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो लेमडा की वैल्यू है वो चेंज कर रही है, वो वेरी कर रही है। तो अगर आपने अपने इस जो भी इस वेव है उसकी स्पीड को फाइंड करना है तो एक तो आपको पता होनी चाहिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि आपका उसका लेमडा किसके इक्वल है, यानी डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ वेव किसके इक्वल है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी को अगर आप 1/t पुट करोगे या v इज इक्वल टू λ/t आप लिख लोगे बच्चों। सिंपल आप इस वाले रिलेशन से, ये जो मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन किया था, तो यहाँ पे हर t की आप लोग डिफरेंट वैल्यूज़ को ऐड ऑन करते जाओगे, पुट करते जाओगे, और आप अपने लेमडास की वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपके पास आपकी वेव की स्पीड आती जाएगी। ये तो था बच्चों अभी आपका पीरियोडिक वेव्स, उसके बाद ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव के अंदर की जो टॉपिक्स थे, कुछ चीज़ें थी वो मैंने कवर की हैं। अभी कल का आपका होमवर्क क्या है, आज का आपने क्या करना है, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से याद करना है और आपने इनके नोट्स बनाने जैसे मैंने आपको बना के दिए हैं। बच्चों प्लीज़ जब आप मुझे डेली का होमवर्क भेजते हो तो डिट्टो यही छापा मत मुझे मार के भेजा करो। मैं हर लेक्चर में आप लोगों को ये बात कहती हूँ, उसके बावजूद आप लोग यही काम कर रहे होते हो। लर्न एंड प्रिपेयर नोट्स ऑफ दिस टॉपिक का क्या मतलब है कि आप इस टॉपिक को याद करो और प्रॉपर इसके नोट्स बनाओ। अब ये भी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड बुक से छापा मारो, थोड़ा सा बुक को रीड करो, अंडरस्टैंड करो, और फिर जो मेन पॉइंट्स हैं या जो आप समझते हो कि ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए तो वो आप वहाँ पे लिखो। उसके बाद बच्चों आपने न्यूमेरिकल नंबर 8.1 स्टार्ट करना है, सॉल्व करना है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ v इज इक्वल टू f लेमडा यही रिलेशन लगेगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब बहुत दिल लगा के बच्चों अपना टाइम आप यूटिलाइज़ करो, अपना टाइम को वेस्ट मत करें। चले, अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।